अच्छा, लिस्टेरिया इन्फेक्शन जो होते हैं वो बहुत स्वेयर किस्म के होते हैं। लिस्टेरिया इन्फेक्शन फीमेल प्रेग्नेंट जो होती है उसके अंदर तो अबॉर्शन तक करा सकते हैं। अब उस फीमेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हेडेक, कन्फ्यूजन वगैरह सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। अब लिस्टेरियल इन्फेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पिसिलिन को, और मैंने बताया एम्पिसिलिन जो है वो हम सिनर्जेटिक इफेक्ट की वजह से और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जेंटामाइसिन के साथ एडिटिव देते हैं, ठीक है। स्टिल हम लोग पेंसिलिन्स यूज़ करते हुए इस बात का ख़ास ध्यान रखते हैं कि पेंसिलिन्स के साथ हम लोग एडिटिवली हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स दे देते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं। अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया बना रहे हैं बीटा लैक्टम्स, ठीक है। तो हम इनको इनहिबिट कर दें अगर, तो ड्रग जो होगी वो अपना काम करती रहेगी, ठीक है। तो बीटा लैक्टमेजेस हम दे देंगे। बीटा लैक्टमेजेस कौन से होते हैं, आपको नाम आने चाहिए। टैजोबैक्टम होता है, ठीक है, और वैलबैक्टम होता है, उसके अलावा टैजोबैक्टम, वैलबैक्टम वगैरह, ठीक है। क्लावुलिनिक एसिड होता है, ये सारी हमारे पास होती हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो ये भी हम इनके साथ देते हैं जस्ट फॉर द केस के हमारे पास रेजिस्टेंस बिल्ड ना हो और बीटा लैक्टमेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरिया उनको काउंटर करने के लिए। वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं टिकारसिलीन और पिप्रासिलीन। इनका क्या यूज़ होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसलिए हैं क्योंकि किसी भी और पेंसिलिन की ग्राम नेगेटिव रॉड्स और वो भी एरोबिक, जैसे कि सूडोमोनास एरिग्नोसा है, उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं है। अब सूडोमोनास एरिग्नोसा क्या करता है, हॉस्पिटल इंड्यूस जो पेशेंट होते हैं, अमीनो कम्प्रोमाइज डायबिटिक हैं या उनकी कोई पहले सर्जरी हुई अमीनो कम्प्रोमाइज है और हॉस्पिटल इंड्यूस्ड हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं खासतौर पे इनके, और ये स्किन के और रेस्पिरेटरी ट्रैक के और खासतौर पे सेलुलाइटिस वगैरह कॉज कराते हैं, स्किन के इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। तो इनके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कुछ बातें जनरल जो हमने की पेंसिलिन के बारे में। अच्छा, अब इनकी ना फार्माकोकाइनेटिक को सिर्फ देखना है आप लोगों ने, वो इतना खास इसमें से पूछा तो नहीं जाता, बट स्टिल हमें कवर करना है सिलेबस, तो वी विल कवर एवरीथिंग। गैस्ट्रिक स्टेबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी, पेंसिलिन जी की होती है, पेंसिलिन बी की नहीं होती, इसीलिए पेंसिलिन जी जो होती है वो IM या IV रूट से दी जाती है। अच्छा, पेंसिलिन जी जो होती है ना नॉर्मली IM से दी जाती है, लेकिन डेपोड फॉर्म में। अब वो क्या होता है, वो इस तरह होता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है और वो स्लो रिलीजिंग, उसका कंपाउंड जो होता है ना वो स्लो रिलीजिंग होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पेंसिलिन जो होता है वो रिलीज करता रहता है, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन पे अगर आए, अब्जॉर्प्शन जो होती है ना फूड के साथ इनकी इम्पेयर्ड हो जाती है। मतलब फूड अगर ली है साथ में एम्पिसिलिन ली हैं तो एम्पिसिलिन कह रहा हूँ, पेंसिलिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, एक्सेप्ट वन एमोक्सिसिलिन जिसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है फूड के साथ, ठीक है। ये बात एक बस कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। प्लेसेंटल बैरियर और मेनिंजेस। अच्छा, जब भी अपने फार्माकोकाइनेटिक्स देखनी है तो सबसे पहले उसकी बायोअवेलेबिलिटी देखनी है, दूसरी बात देखनी है किस रूट से दी जाती हैं, तीसरी बात, अब सपोजिंगली एक क्वेश्चन आ गया हुआ है और आपको आंसर नहीं आ रहा बिल्ड करना, तो फार्माकोकाइनेटिक के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। क्या क्या लिखना है उस क्वेश्चन में, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो ड्रग IV दी जाती है, IM दी जाती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसी है, उसकी जी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, किडनी में होता है, एक्सक्रीट किस रूट से होती है, फीसेस में होती है या यूरिन में होती है, ये बातें आपको मतलब पता होंगी, आंसर आप बिल्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि क्या वो ड्रग जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं या नहीं करती, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं या नहीं। तो यहीं पे हम देख रहे हैं पेंसिलिन जो होती हैं वो जनरली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन इनका कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं होता। ये क्या होती हैं, सेफ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। मेनिंजेस को भी ये क्रॉस करती हैं, लेकिन तब जब मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड हो, और हमें कब चाहिए, मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हुई है, मेनिंजाइटिस हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, मेनिंजेस को क्रॉस करेंगी तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, तकरीबन सारी ड्रग्स जो हैं वो किडनी से, यूरिन से होके एक्सक्रीट होती हैं, एक्सेप्ट सम, उनकी एक्सेप्शन आप लोग याद कर लो। नेफसिलीन, अब ये नेफसिलीन है ना, इस ड्रग को याद कर लो, अगर आपने तुक्का भी लगाना है पेंसिलिन में से तो नेफसिलीन को याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में बहुत है। एक्सेप्शन में कैसे है कि नेफसिलीन जो है, एक तो इसका बिलरी एक्सक्रीशन है, मतलब ये लिवर से मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट होती है फीसेस से। दूसरी बात, बाकी सारी ड्रग्स तकरीबन किडनी के थ्रू और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रही होती हैं, तो आप ये एक्सेप्शन आ गई। नेफसिलीन जो होती है, इसी से N से नेफसिलीन, N से न्यूट्रोपीनिया याद कर लो, इसका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, ये न्यूट्रोपीनिया कॉज करती है, न्यूट्रोफिल सेल्स जो होते हैं उनको कम कर देती है, ठीक है। फिर पेंसिलिन जी जो होती है उसका कुछ मेटाबॉलिज्म लिवर में भी होता है, ये बात आपको वैसे याद होनी चाहिए। और ऑक्सासिलीन उसका भी लिवर से होता है। तो लिवर से कौन कौन सी गिनी चुनी ड्रग्स है, नेफसिलीन आपको याद होनी चाहिए, दूसरी है कि ऑक्सासिलीन, ये दोनों कौन सी ड्रग हैं, एंटी स्टैफ, ठीक है, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम लोग जी, एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स का क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेनासिड को हम पेंसिलिन के साथ यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेनासिड क्या है, प्रोबेनासिड एक ड्रग है, आप गाउट में पढ़ोगे इसे,
इसका काम होता है कि ये यूरिया ट्रांसपोर्टर जो चैनल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स, उनको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, तो गाउट में क्या हो रहा होता है, यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो प्रोबेन एसिड हम देते हैं तो यूरिक एसिड की जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन को ये रोक देते हैं। प्रोबेन एसिड का काम क्या है कि ये यूरिया ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर दे, ताकि यूरिक एसिड जो है वो यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाए, बॉडी में ना एक्यूमुलेट हो, ताकि गाउट ना हो। ठीक है, वैसे यहाँ बनता नहीं एक्सप्लेन करना, एनीवेज। तो अब यहाँ पे अगर पेंसिलीन साथ में दोगे, पेंसिलीन का क्या काम है, पेंसिलीन क्या करती है, पेंसिलीन ने भी एक्सक्रीट होना होता है इन्हीं चैनल्स के थ्रू। ठीक है, अब इन्हीं चैनल्स के थ्रू उसने यूरिन में एक्सक्रीट होना है। अब अगर हमने प्रोबेनेसिड साथ में दी हुई है, प्रोबेनेसिड ने क्या करना है, इन चैनल्स को कर देना है ब्लॉक। अब सपोज करो कि पेंसिलीन ने इसी के रूट के थ्रू आके यूरिन में एक्सक्रीट होना था, और हमने प्रोबेनेसिड दे दी जो कि इसको कर रही है ब्लॉक। अब क्या होगा, प्रोबेन एसिड ने इसे ब्लॉक कर दिया तो पेंसिलीन जो होंगी वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होंगी, तो उनका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है, आपको ना फार्मा में, कीमो में खास तौर पर साइड इफेक्ट्स में ये बहुत ही कॉमन बातें आपको लिख लेनी है, वैसे ही लिख लेनी है कि जी हाइपर सेंसिटिविटी कराती है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स में हम पढ़ रहे थे, साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत कॉमन के कीमो में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जीआईटी स्ट्रेस है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये ड्रग्स होती हैं ना, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को ना अक्सर इंड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कराती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या क्या आता है, स्किन रैशेज आ गया, एंजियोडीमा आ गया। एंजियोडीमा क्या होता है, सॉफ्ट जो हमारे पास जैसे लिप्स हैं, फेस है, इनके अंडरलाइन जो होता है वो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है फ्लूइड्स वगैरह की। ठीक है, इसको हम एंजियोडीमा कहते हैं। फिर डायरिया, डायरिया ना एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है पेंसिलीन यूजेज के साथ। हमारे प्रॉफ में क्वेश्चन आया था और अक्सर लोगों ने गलत दिखा था और समझे थे कि एंटी डायरियल ड्रग्स लिखनी है। नो, क्वेश्चन इस तरह था सिनेरियो के हॉस्पिटल के अंदर लोग जो हैं वो, एक बंदा था वो इंड्यूस हुआ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था, उसको पेंसिलीन यूज़ कर रहे थे डॉक्टर्स, और कुछ अरसे बाद जी उसने डायरिया डेवलप कर लिया। अब आप ड्रग्स लिखो उसकी, ठीक है, तो ये लोगों ने एंटी डायरियल ड्रग्स लिखा, जो कि आंसर गलत है। पेंसिलीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, पेंसिलीन इंटेस्टाइन डिस्पोज करेंगी, नॉर्मल फ्लोरा है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। पेंसिलीन बहुत सारों को किल कर देती है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल को किल नहीं करती। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो होता है उसने अब क्या करना है, वो ओवर ग्रो कर जाएगा। अब ओवर ग्रो करेगा तो ये जितनी मेम्ब्रेन है उसकी इंटेस्टाइन की, उसको वो खराब कर देगा। उसकी वजह से सारे चैनल्स जो होंगे वो लीक आउट होने शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, डायरिया होता है। ठीक है, अब ये जो डायरिया है इसको हम ट्रीट करते हैं जिन ड्रग्स हैं उनमें हमारे पास आ जाती है मेट्रोनिडाजोल। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आप देखेंगे, मैं वैसे ही साथ में बता रहा हूँ। मेट्रोनिडाजोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और वेंकोमाइसिन सेकंड लाइन ड्रग होती है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास, ये समझाना ज़रूरी था, मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। नेफ्रोटॉक्सिस कौन सी होती है, मैथिसिलीन। ये एमसीक्यू याद रखना है कि मैथिसिलीन को यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कोगुलेशन को भी कम कर देती हैं, खासतौर पे पिप्रासिलीन और नेफिसिलीन। देखिए नेफिसिलीन फिर दोबारा आ गया, मैंने बताया था कि नेफिसिलीन जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। न्यूट्रोपीनिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, नेफिसिलीन से याद रखना है, न्यूट्रोपीनिया कराती है। ठीक है, साइटोपीनिया का मतलब है कि बाकी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट काउंट सबको कम कर देती है। आपको याद क्या रखना है, जीआईटी स्ट्रेस, हाइपर सेंसिटिविटी, ये दो तो आपको याद होनी चाहिए, और पेंसिलीन इंड्यूस्ड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन जो कि विच लीड्स टू सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इस जो डायरिया ना इसको हम क्या कह रहे हैं, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की वजह से हो रहा है। मैं ये पैथो में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज मेंट बाय सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडो मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो नीचे वाली जो ओरिजिनल मेम्ब्रेन है उसको किल कर दी थी, लेकिन ऊपर जो होता है ना डिब्री का, मतलब जो गन वगैरह, उसका बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है, तो हमें माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में ऐसा लगता है कि कोई मेम्ब्रेन है, लेकिन वो एक्चुअल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सूडो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये हमारा था पेंसिलीन का टॉपिक। अब जो दूसरी बीटा लैक्टम्स हैं वो हैं सेफलोस्पोरिन्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है सेफलोस्पोरिन्स याद करने में, इनकी क्लासिफिकेशन का। तो सेफलोस्पोरिन्स जो हैं ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। सेफलोस्पोरिन्स हमारे पास फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अब है फिफ्थ जनरेशन भी। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, ड्रग्स के नाम आपने खुद याद करनी है, और ये याद करने पड़ने हैं ऑब्वियसली, सेफाजुलीन, सेफाड्रोक्सिल और सेफालेक्सीन। ठीक है, सेफाजुलीन, सेफाड्रोक्सिल और सेफालेक्सीन, ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं। इनकी एक्टिविटी के स्पेक्ट्रम किस तरह है, इनकी एक्टिविटी और स्पेक्ट्रम सेम है पेंसिलीन की तरह। स्पेक्ट्रम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो डोंट वरी।
यूजेज क्या है? सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ की जाती हैं, सर्जरी से पहले इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ दी जाती हैं, बस इनका ये यूज़ है। सेकंड जनरेशन कौन सी होती हैं? सेकंड जनरेशन ड्रग्स में हमारे पास आती हैं सेफोटिटान और सेफोजिटीन। ये दो आपको टीटान मतलब टैन टी वाली जो ड्रग्स हैं इनको याद ज़रूर रखना है, क्योंकि MCQs आता ही आता है इसमें से। हमारी दफ़ा क्वेश्चन MCQs आया था, सेफोजिटान और सेफोटिटीन में से चूज़ करना था, कि उसने लिखा हुआ था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेशली एनारोबिक बैक्टीरिया है बैक्टीरियोआइडिस फ्रिजालिस। ठीक है, बैक्टीरियोआइडिस फ्रिजालिस क्या है? ग्राम नेगेटिव रॉड है और एनारोबिक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, अब एनारोबिक उसने पूछा हुआ था ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरियोआइडिस फ्रिजालिस के अगेंस्ट कौन सी ड्रग देंगे, तो उसने हर क्लास में से ना एक एक नाम लिखा हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर सेफोजिटीन और सेफोटिटान इनमें से कोई एक था। ठीक है, जो भी MCQs था, लेकिन आप दोनों को ये याद रखना है बैक्टीरियोआइडिस फ्रिजालिस के रिलेशन में। थर्ड जनरेशन ड्रग्स में हमारे पास आ जाती हैं सेफ्ट्राइक्सोन, बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग है, सेफ्टोन अक्सर कह देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफोटेक्जीन, सेफोडिनीर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है ड्रग्स के नाम। अब इसका यूजेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन ये ड्रग ऑफ चॉइस है निजेरियल इन्फेक्शंस के लिए। मैंने आपको बताया ग्राम नेगेटिव कोकाई होती हैं निजेरिया स्पीशीज, उनमें हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? कोकाई, निजेरिया मेनिंजिटिडीज और निजेरिया गोनोरी। निजेरिया मेनिंजिटिडीज मेनिंजाइटिस कराती है, और निजेरिया गोनोरी जो है वो फीमेल के जो जेनिटल ट्रैक होता है उसके इन्फेक्शंस और यूरेथ्राइटिस वगैरह फीमेल्स के अंदर भी करा सकती है, सेप्सिस भी करा सकती है। तो उनके इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन या सेफिक्जीम। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन ड्रग्स हैं। सेफिक्जीम जो होती है वो ओरली दी जाती है, सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन की फॉर्म में होती है। अच्छा, उसके बाद इसके और यूजेस किस तरह है? थर्ड जनरेशन टी से थर्ड शुरू होता है, टी से ही आपको याद कर लेना है टॉन्सिलाइटिस, टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन, और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के इन्फेक्शन आपको याद रखने हैं। हम ट्रीट करते हैं थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरेंस के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं आगे फोर्थ जनरेशन के ऊपर। फोर्थ जनरेशन का नाम आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। इसमें आ जाता है पाई, पी आता है, PI पाई। ठीक है, सैफीपाइन, सेफपीरोम, पी आया। ठीक है, तो ये आपको दो नाम याद हो जाएंगे। और इसका स्पेक्ट्रम किस तरह होता है आपको ना, ये स्पेक्ट्रम इस तरह याद करने हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है ना, फर्स्ट जनरेशन उनका है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। सेकंड जनरेशन जो है वो है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी, लेकिन ज्यादा एक्टिविटी किन के अगेंस्ट है? ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी है बट लेस देन ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट उनकी एक्टिविटी ज्यादा। थर्ड जनरेशन की स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी है। ओके, और फोर्थ जनरेशन जो है उनकी एक्टिविटी इस तरह है कि उनकी थर्ड जनरेशन की तरह ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी है और फर्स्ट जनरेशन की तरह ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इनको हम यूज क्यों नहीं करते? बहुत सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, इस वजह से इनको हम ज्यादातर यूज नहीं करते। फोर्थ जनरेशन को हम स्पेसिफिकली यूज कर रहे होते हैं एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड सूडोमोनास एरिगनोजा के अगेंस्ट। पेनिसिलिन में से हमने कौन सी पढ़ी थी सूडोमोनास एरिगनोजा के अगेंस्ट? पिप्रासिलीन, एंटीकार्सिलीन। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे तो आपको याद रहेगी ये चीजें। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास ड्रग होती है सेफ्ट्रोलीन। अब सेफ्ट्रोलीन किस लिए यूज होती है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मैंने बताया था कि मेथिसिलिन जो है वो हम यूज करते हैं मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट। मतलब अब वो मेथिसिलिन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस रिटेन कर लिए, तो हम मर्सा के अगेंस्ट फिफ्थ जनरेशन सेफ्ट्रोलीन याद करते हैं। इसका भी एक एनालॉजी बनाए। सबसे पहले कि अगर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और वो सेंसिटिव है तो हम सबसे पहले कौन से यूज करेंगे? मेथिसिलिन यूज करेंगे। ठीक है, मेथिसिलिन यूज कर लिया हमने। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट हो गया रेजिस्टेंस। सपोज करें कि वो मरसा बन गया, मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया, तो अब कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? अब हम 3 ड्रग्स यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक ड्रग हम यूज कर सकते हैं वेंकोमाइसिन। फिफ्थ जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन कौन सी? सेफ्ट्रोलीन। और एक और ड्रग होती है लाइनोजुलेट, आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं मरसा के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं जी? साइड इफेक्ट्स वही हाइपर सेंसिटिविटी, GIT, स्ट्रेस, वो तो कॉमन नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप लोगों को अगर स्पेसिफिक आते हो। ADP निमोनिक से याद कर लें, ADP। A से एलर्जी, एलर्जी क्या है जी? हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन रैशेज, एंजियोडीमा वगैरह। और इसकी क्रॉस सेंसिटिविटी विद पेनिसिलिन है। अब क्रॉस सेंसिटिविटी से क्या मुराद है?
क्रॉस एलर्जी या क्रॉस सेंसिटिविटी से मुराद ये होता है कि ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर कोई कॉमन कंपाउंड है। अब आप लोगों को समझ आ रही है, सेफलोस्पोरिन के अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग है, पेनिसिलिन के अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग है, तो इन दोनों के अंदर क्या हो सकती है, क्रॉस सेंसिटिविटी हो सकती है। तो अगर एक पेशेंट आपके पास आया है जिसकी पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी की कोई हिस्ट्री है, तो आप उसको सेफलोस्पोरिन बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि चांसेस हैं कि क्रॉस सेंसिटिविटी उसी तरह हो जिस तरह पेनिसिलिन के अगेंस्ट हुई थी। ओके, दूसरी बात है एडीपी में डी डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन। अब डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शंस क्या होते हैं? अल्कोहल के साथ होते हैं। बेसिकली कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो हम सीएनएस में पढ़ेंगे, वो वहां देखेंगे। पेन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, पी से याद करना है, पेन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। और एक और है हाइपोप्रोथ्रोम्बेनीमिया, ये एक स्पेसिफिक है, ये आप लोग याद कर लें तो वेल एंड गुड। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स में भी जी ये उसी तरह ही है, आपको याद करनी है कि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन जनरली सेफ ड्रग्स हैं, इनको कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट इनका भी नोटिस नहीं किया गया पेनिसिलिन की तरह। लेकिन पेनिसिलिन जो थी वो मेनिंजेस को क्रॉस कर रही थी जब वो इन्फ्लेम्ड होती थी, तो पॉजिटिव इफेक्ट आता था हमारे पास। लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो सेफलोस्पोरिन है वो तो बिल्कुल भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, इवन मेनिंजाइटिस ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, सेकंड जनरेशन में सिर्फ एक ड्रग है, एक्सेप्शन है सेफुरेक्सीन, ठीक है, वो सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। लेकिन आपको जनरल बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, इवन मेनिंजेस आर इन्फ्लेम्ड। ठीक है, अच्छा, थर्ड जनरेशन की हाईएस्ट एक्टिविटी होती है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट। और एक एक्सेप्शन इधर भी याद करनी है, वहां पे मैंने बताया था पेनिसिलिन में आपको नेफेसिलीन जो है, ऑक्सासिलीन और पेनिसिलिन जी, ये कुछ ना कुछ लिवर से मेटाबोलाइज हो रही होती हैं। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे बताने लगा हूँ, सेफ्ट्रैक्सोन ये लिवर से मेटाबोलाइज होकर फीसेस में एक्सक्रीट होता है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसकी एक रीजन है, इसकी रीजन है, एक क्वेश्चन है आगे, वो हम अभी सॉल्व करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब हम मेनिंजाइटिस को देखते हैं। अब मेनिंजाइटिस जो है ना वो बहुत सारे बैक्टीरिया करा सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया से मेरी मुराद ये है कि स्टेफलोकोकस ऑरियस भी करा सकता है जी, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी भी करा सकता है, इकोलाई भी करा सकता है। उसके अलावा जी बहुत सारे और बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि एटिपिकल बैक्टीरियाज हैं, माइकोप्लाज्मा नमूनी वो भी करा सकता है, रिकेट्सी वो भी करा सकता है, क्लेमेडिया वो भी करा सकता है। तो मेनिंजाइटिस तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस बहुत सारे बैक्टीरिया करा रहे हैं मेनिंजाइटिस। तो क्या हम हर मेनिंजाइटिस के पेशेंट को सेफ्ट्रैक्सोन या थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन से ट्रीट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो होते हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है अगेंस्ट नजेरिया स्पीशीज। ठीक है, तो नजेरिया स्पीशीज अगर मेनिंजाइटिस करा रही है, जैसे कि नजेरिया मेनिंजिटिस, तो वेल एंड गुड, हम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लेम से हो रहा है, मेनिंजाइटिस अगर लेम से हो रहा है, लेम से क्या मुराद है? लिस्टीरिया से हो रहा है, ए से एटिपिकल बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मा रिकेट्सी या क्लेमेडिया से हो रहा है, एम से आता है मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस से हो रहा है, या एंटेरोकोकाई, इन चार बैक्टीरिया से अगर हो रही है मेनिंजाइटिस, तो फिर हम उनको सेफ्ट्रैक्सोन या थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर हम कौन सी ड्रग देंगे? सबके लिए डिफरेंट है। लिस्टीरिया की इन्फेक्शन में हमने पीछे पढ़ लिया, कौन सी ड्रग थी, रिकॉल इट, कौन सी ड्रग थी? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हम देते हैं, एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन के साथ हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में ड्रग देते हैं लिस्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो ऑब्वियसली लिस्टीरिया की वजह से अगर मेनिंजाइटिस हुआ तो ये ड्रग्स दे सकते हैं। इसी तरह एंटेरोकोकाई की वजह से अगर हो रहा है तो उनमें भी एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देते हैं। ठीक है, अब एटिपिकल बैक्टीरिया जितने होते हैं, ये ट्रिक याद कर लो, आपको स्पेक्ट्रम अगर नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं लिखना आ रहा, तो आप क्या करें? एटिपिकल इंट्रासेलुलर जितने बैक्टीरिया हैं, अगर आपने पढ़े हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो जितने आखिर में आपने लिखा था ना, जो ग्राम स्टेनिंग नहीं देते, बाकी जितने हैं, जैसे कि हमारे पास माइकोप्लाज्मा आ गया, रिकेट्सी आ गया, बुरेला बर्गडोफेरी आ गया, लेप्टोस्पायरा आ गया, ये जितने बैक्टीरिया हैं इनके अगेंस्ट आप लोग टेट्रासाइक्लिन और माइक्रोलेट्स, खासतौर पे माइक्रोलेट्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? जिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये ड्रग्स हम स्पेक्ट्रम में ये सारी चीजें लिख दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर सही है। तो एक ट्रिक है, नोट कर लो। अच्छा, मैक्रोलेट्स और टेट्रासाइक्लिन हम देते हैं अगेंस्ट एटिपिकल बैक्टीरिया की मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट, और मर्सा के अगेंस्ट पे हम कौन सी देंगे? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, मर्सा के अगेंस्ट वैनकोमाइसिन हम देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस।